ऐलान लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी। हम चाहते थे कि ये यूथफुल प्रोफाइल आने से जो जोश और होश का कंपोनेंट है ये तकरीबन बराबर हो जाए। एंड इससे होगा क्या? आइडियल मिक्स यूथफुलनेस एंड एक्सपीरियंस का, अगेन गोइंग बैक, जोश और होश का एक्सपीरियंस तकरीबन बराबर हो जाए। अग्निपथ योजना पर सियासत हाई, बयानों का दौर। अग्निपथ पर युवाओं का भ्रम दूर करेगी बीजेपी। कांग्रेस समेत कई दलों का विरोध प्रदर्शन। अग्निपथ पर कई ऐलान लेकिन भ्रम का कैसे होगा समाधान? सियासत का अग्निपथ। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर सरकार से सेना तक आम लोगों, युवाओं के बीच गलतफहमी दूर कर चुकी है, लेकिन योजना का विरोध जारी है और अब इस पर सियासत हो रही है। कई दलों ने, छात्र संगठनों ने आज बंद बुलाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस योजना को युवा और देश दोनों के खिलाफ बताकर विरोध जता चुके हैं, लेकिन बीजेपी की राय बिल्कुल अलग है। अब बीजेपी शहर शहर और गांव गांव में जाकर युवाओं का भ्रम दूर करेगी। सवाल है कि अग्निपथ पर कई ऐलान तो हुए, लेकिन भ्रम का समाधान कैसे होगा? और चलिए मेरे गेस्ट पैनल से आपको मिलवा देता हूं। कांग्रेस नेता राजेंद्र आर्य मेरे साथ हैं, शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी बीजेपी नेता हैं मेरे साथ हैं, मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। लेफ्टिनेंट जनरल सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या युवाओं को समझाने लायक मटीरियल तैयार नहीं है या फिर युवा समझना नहीं चाहते हैं? ये उनके ईगो की लड़ाई हो चुकी है, क्या लगता है आपको? देखिए स्वप्निल जी, मुझे ये लगता है कि जिस तरह से ये स्कीम आई है और सडनली अनाउंसमेंट हुआ है, उससे जो परसेप्शन था पब्लिक के अंदर, खासकर युवाओं के अंदर, जो सोचते थे कि सेना में जाने के बाद वो सेना की नौकरी है वही उसका पूरी जिंदगी का एक ड्रीम है, वो पूरा हो जाएगा। पर अभी जो अग्निवीर की स्कीम निकली है उसमें 4 साल के बाद उसे फिर मौका मिले या ना मिले ये दुविधा है, और इसी दुविधा के कारण वो असमंजस में आकर के इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी काफी सारे स्कीम्स निकाली हैं जो रीसेटलमेंट में उनके लिए काम आएंगी, पर जो मेन मुद्दा था कि 4 साल की सर्विस के दौरान क्या ये जो सैनिक जो 17-18 साल की सर्विस कर रहे होते हैं, उनका अनुभव उसको ये 4 साल में क्या उसको कवर कर पाएंगे? नहीं, लेकिन ये प्रदर्शन की जो कड़ियां हैं सर, क्या आपको उसको देखकर लगता है कि ये स्वतः स्फूर्त हैं, खुद से निकली हुई हैं, या इसके पीछे कोई अफवाह या कोई साजिश काम कर रही है? देखिए, कुछ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह के प्रोटेस्ट होने चाहिए, वॉयलेंट प्रोटेस्ट है, ये तरह के प्रोटेस्ट का इस देश में और खास करके भारतीय सेना में इसकी कोई जगह नहीं है। और अगर ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी प्रोटेस्ट को वो सेना में भी इसी प्रोटेस्ट का कल्चर बना लेंगे, तो फिर सेना के ऊपर ये बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो प्रोटेस्ट करना, पीसफुली प्रोटेस्ट करना और अपनी बातों को सेना के अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करना, चाहे वो जो जेडआरओ है, बीआरओ रिक्रूटिंग का जो सेटअप है उनके सामने प्रस्तुत करना या मीडिया के थ्रू बताना, ये एक अलग बात है। और गुस्से में आकर के राष्ट्र की संपत्ति को जलाना, ये बिल्कुल ही कोई ऐसा नहीं लगता कि ये कोई वो लड़के होंगे जिन्होंने फौज में जाने का या सेना में नौकरी करने का उनमें जुनून है। पर सरकार की ये तो जरूर कमी रह गई है कि ये जो सारी स्कीम निकालनी थी, जो रीसेटलमेंट के बाद क्या क्या उनको मिलेगा, ये सारा का सारा पैकेज एक साथ निकालना चाहिए था। ये फेजेज में निकालने से और थोड़ा सा
सर पड़ता मुझे जाता ऐसा है लग कि रहा है आज कि ये जिस तरह के निकालिए, हालात आज बन वो रहे हैं निकालिए। उसके हिसाब से सरकार सेल्फ करेक्शन मोड में है। जो खामियां आप समझ में आ रही हैं उसको दूर करने की कोशिश में, जितना मैं समझ पा रहा हूं। मिथिलेश जी आपके पास आ रहा हूं। मिथिलेश जी देखिए, बेहतर यह होता कि संसद में बहस होती, हर कोई अपनी राय रखता, सभी से सुझाव लिया जाता और फिर इसको लाया जाता। लेकिन बीजेपी का वर्किंग स्टाइल ये नहीं है। वो अपनी तरफ से पहले चीजें लाते हैं ताकि या तो 100% क्रेडिट या 100% फेलियर। देखिए स्वप्निल जी, डेमोक्रेसी में डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप कोई भी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी में डायलॉग को क्रिएट रखना बहुत जरूरी है। और जब आप इतना अहम इशू लेके आ रहे हो, आप किसानों के मामले में मात खा चुके, फिर आप जवानों के मामले में जल्दबाजी कर रहे हो, ऐसी क्या जल्दी आ गई? आपको जो कुछ भी लाना था, सारे सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबको विश्वास में लेके, वो भी तो एमपी हैं, वो भी तो चुने हुए एमपी हैं दूसरे दल से, उनकी भी तो राय ली जा सकती है। देखिए, लोकतंत्र में लोक सहमति बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है और लोक लज्जा को आप हटाकर और तानाशाही रवैये पे जाएंगे तो ये जो नजारा आप सड़कों पे देख रहे हो, यही देखने को मिलेगा। और इसका खामियाजा कब वोटों में कन्वर्ट हो जाए, कोई गलतफहमी में नहीं रहे। इस देश में इंदिरा गांधी जैसी लेडी भी चुनाव हार गई थी। इसलिए कोई बीजेपी अपने गलत चश्मा अपने आंखों पर पहना के ये ना सोचे कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में क्या विपक्ष में इतना दम है मिथिलेश जी आपके हिसाब से कि वो इस हद तक लोगों को भड़का सकें? देखिए, विपक्ष में दम नहीं है। जो 10th पास कर गया, जो 12th पास कर गया, वो खुद जानता है उसका करियर क्या है। हिंदुस्तान के आदमी की दो इच्छाएं होती है कि वो नौकरी और छोकरी पक्की चाहता है। शादी चाहता है तो चाहता है छोकरी उसकी पक्की रहे। ये तलाक वाला का कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, लेकिन हिंदुस्तानी संस्कृति में तलाक नहीं था। वैसे ही वो सरकारी नौकरी, चाहे सेना की नौकरी, इसीलिए तैयारी करता है, इसीलिए वो 3-3 साल भागता है कि उसकी जिंदगी तय हो जाए, उसकी जिंदगी की राह कंटकीर्ण नहीं रहे, वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहता। यही कारण है। आप देखिए कि 3rd ग्रेड टीचर में राजस्थान में 16 लाख 25 लाख लोग फार्म भर रहे हैं। क्यों भर रहे हैं? उसका रीजन यही है कि हिंदुस्तान की मानसिकता है। अब और देशों की बात करते हैं, जैसे हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हिंदुस्तान में आधे लोगों को रोटी नहीं मिल रही, मनरेगा में काम चला रहे हैं, आप बात कर रहे हो दूसरे देशों से। अरे सच तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी ईश्वरीय कृपा से, जादुई कृपा से आप सत्ता के सीट्स पे पहुंच गए, लेकिन आपको आम जन की बात सुननी पड़ेगी, उनके दर्द को सुनना पड़ेगा। ठीक है मिथिलेश जी, आगे आता हूं मैं आपके पास। शैलेंद्र सिंह जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। शैलेंद्र सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, आपके कई नेता ये कह रहे हैं कि इसके पीछे साजिश है और विपक्ष भड़का रहा है। मैं कह रहा हूं फिर आपकी जांच एजेंसियां या आपका इंटेलिजेंस कहां पर है? कैसे इतने बड़ी संख्या में पत्थर युवाओं के पास पहुंच रहे हैं? कैसे वो आगजनी कर जा रहे हैं? ये तो आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है, बिहार में, यूपी में, दिल्ली में। स्वप्निल जी देखिए, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और जो जहां तक ये अग्निपथ योजना आई है, उस योजना में आप देखिए जो रिफॉर्म्स किए गए हैं वो भारत में 32-33 साल से इसकी मांग की जा रही थी। आप देखिए कई आयोग इसमें बने, के.एन. रायना आयोग, कारगिल रिव्यू कमेटी, शिखरचंद कमेटी, अरुण सिंह कमेटी। कौन मांग तो कर रहा ये सारी कमेटियां बनी जो यही कह रही थी कि भारतीय फौज को युवा होना पड़ेगा, सशक्त होना पड़ेगा और मजबूत होना पड़ेगा और आधुनिकीकरण उसमें होना बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से आपने देखा होगा जो वैश्विक परिदृश्य है और जिस हिसाब से आप मेरे सवाल को डॉच कर रहे हैं। आधुनिकीकरण की भी आवश्यकता है। अगर उपद्रव साजिश है तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? कारगिल का सवाल तो सिंपल है ना। इसी फौज ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए हैं। उसी में रिव्यू कारगिल रिव्यू कमेटी ने 2 मिनट रुकें। मुझे ये जानना है आपका इंटेलिजेंस कर क्या रहा है शैलेंद्र जी? के आधार पर ये अग्निपथ योजना को लाया गया है। नहीं, ठीक है, वो बात अपनी जगह। आज मैं सियासत के पहलू पर हूं, मैं अग्निपथ के प्रोज एंड कॉन्स पर नहीं हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर ये साजिश है और लोगों को भड़काया जा रहा है तो आपका इंटेलिजेंस सो रहा था क्या? स्वप्निल जी आप देखिए जहां जहां से भी रिपोर्टें आ रही हैं, जो राज्य हैं वहां देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी। नहीं, अब देखिए शैलेंद्र जी क्या होता है ना, नहीं शैलेंद्र जी, नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा, प्लीज। शैलेंद्र जी मेरी एक बात का जवाब दीजिए, बिहार में कांग्रेस में बचा क्या है? नहीं, मुझे एक बात बताइए, यूपी कांग्रेस और बिहार कांग्रेस में बचा क्या है? बहलाया जा रहा है। आप खुद ही कहते हैं कि हमने कांग्रेस को इन 2 स्टेट से खत्म कर दिया, तो जो चीज खत्म हो चुकी है वो इतना कैसे कर सकते हैं? जी स्वप्निल जी क्या प्रश्न है? शैलेंद्र जी मैं ये कह रहा हूं कि बिहार से कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है, यूपी से कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है, और वहां पर तो आपकी सरकार है ना साहब। आप उन स्टेट्स में भी अपने युवाओं को नहीं समझा पा रहे हैं
और मैं कह रहा हूं जहां से कांग्रेस खत्म हो चुकी है वो इतना इतना प्रदर्शन करवा कैसे सकती है? देखिए स्वप्निल जी, कहीं ना कहीं मैं आपकी बात से कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं युवा इसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं भारत के युवाओं से, राजस्थान के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि पहले आप इस अग्निपथ योजना को समझें कि इसमें आपको क्या प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और इसमें इस योजना के बाद तो आप मान रहे हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? इस प्रदर्शनों के पीछे साजिश है या नहीं है, सीधे बताइए ना। बिल्कुल विपक्षी, आपने देखा होगा जिस तरह कौन से सा विपक्ष, कहां का विपक्ष? विपक्ष में कितना बचा है विपक्ष बिहार और यूपी में भाई? कोचिंग संस्थाएं और कोचिंग अकेडमियों के पीछे हाथ है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये पूरा। चलिए ठीक है, ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई। यही ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, किस तरह आपकी बात आ गई। चलिए रुकिए, रुकिए ना, 2 मिनट रुकिए। अब राजेंद्र आर्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजेंद्र आर्य जी, मैं देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ऐसा तो नहीं है कि प्रदर्शन आपकी ओर से नहीं हो रहे हैं, आपकी ओर से भी हो रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी प्रदर्शन होंगे। ये देश जो है कि दुनिया का सबसे युवा देश है, और आज आप युवाओं की स्थिति अगर देखेंगे तो इतनी भयंकर बेरोजगारी है। मैं आपको दो तौर पर मैं देख ही रहा हूं, जयपुर में भी लाठियां खा रहे बेचारे, पुलिस गिरफ्तार कर ले रही है। सुनिए, बीच में कोर्ट में ले जाती है तो धाराएं बदलकर फिर गिरफ्तार कर लेते हैं। सुन लीजिए, बेरोजगारों की स्थिति तो बेकार है सर, मैं जान ही रहा हूं। बीच में टोकेंगे तो फिर आप ही बोलते रहे, मैं नहीं बोलता हूं। बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जनरल वीके सिंह, जो कि इनके केंद्रीय मंत्री हैं और पूर्व सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, थल सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये कहा कि भाई मुझसे भी बात नहीं की गई। तो आप एक चीज सोचिए कि सेना के अध्यक्ष से, मतलब थल सेना के अध्यक्ष से विशेषज्ञ तो कोई थल सेना का हो ही नहीं सकता, और सोल्जर के बारे में एक सेना अध्यक्ष से ज्यादा किसी को जानकारी हो। फिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक डॉक्टर मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बक्सी है, जो कि हमेशा इस सरकार के लिए तरफदारियां करते हैं, और उन्होंने क्या लिखा कि हम मतलब रूस की हालत में पहुंच जाएंगे कि जो यूक्रेन और रूस के सामने जो हुआ, हम एक मतलब जनरल जो एक हमारे पीके सहगल है सेना विशेषज्ञ, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक बेहतरीन सेना है, उसको हम एक ऑर्डिनरी सेना बना देंगे। मुझे एक बात हमारा रेजिमेंट का सिस्टम, हमारा यूनिट का सिस्टम, हमारा एज अ विपक्ष आप कर क्या, बटालियन का सिस्टम, वो पूरा का सिस्टम एज अ विपक्ष आप कर क्या रहे हैं? और मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि यहाँ पर आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, जी ने कहा जो भी हमें संज्ञान लेना चाहिए। राजेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आपकी सरकार है, यहाँ धारा 144 लगाकर प्रदर्शन काबू में करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जगह आप बड़ी संख्या में प्रदर्शन करना चाहते हैं। उनको आगे नहीं करना पड़ता। और अगर सेना की यह योजना है तो सरकार ने इसकी घोषणा क्यों की और अब उसमें लिपापोती कर रही है? 4 दिन के अंदर 4 संशोधन कर दिए। अरे आप इस देश को आग लगाना चाहते हैं? राजेंद्र जी मेरी बात सुनिए, किसान आंदोलन के अंदर अगर ये इतना हॉट टॉपिक है और इस पर प्रदर्शन होना चाहिए और बेरोजगार तिलमिलाया हुआ है, तो उसको प्रदेश में भी प्रदर्शन का हक था। आपने यहां तो पाबंदियां लगा दी। मेरा सिंपल सा सवाल है ना, आपने यहां पाबंदियां लगाई और आप खुद प्रदर्शन करेंगे बड़ा। किसानों को तबाह किया और अब आप सेना को तबाह करना चाहते हैं। हिंदुस्तान की सेना का पूरी दुनिया के अंदर बड़ा नाम है। राजेंद्र जी अगर आप सवाल नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा सर? करना चाहते हैं जी राजेंद्र जी, सवाल तो ले लीजिए। मैं कह रहा हूं आपने यहां पर प्रदर्शनों को काबू करने की कोशिश की ना, आप युवाओं को प्रदर्शन करने देते और कानून व्यवस्था संभालते। आपने क्या किया? धारा 144 लगा दी, लेकिन आप बड़ा प्रदर्शन करेंगे, युवा अपना आक्रोश न जाहिर करे। ये किस तरह की चीजें हैं? मेरी बात सुनिए। देखिए, सेना की जो बात है ना, सेना की बात को आप ऑर्डिनरी सर्विस से मत जोड़ के देखिए। सेना की बात है, रेलवे की बात है। केंद्र सरकार ने पिछले 8 साल में नौकरी दी कौन सी है? स्वप्निल जी आप अपने चैनल पे डिस्प्ले कर दीजिए ना कि मोदी जी ने यह नौकरियां दी है। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके सत्ता में आए थे। 8 साल हो गए, कहां है 16 करोड़? 45 करोड़ लोगों ने। आगे मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा, आगे भी आपके पास आऊंगा। लेफ्टिनेंट जनरल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने बीच में हाथ उठाया था, मैं आपकी बात नहीं ले पाया, आई एम सॉरी। लेकिन फिलहाल मैं शैलेंद्र सिंह जी आपसे ही लेना चाहता हूं। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपके ऐतिहासिक कदमों का इतिहास देखते हैं सर, ठीक है? आपका ऐतिहासिक कदम था नोटबंदी, और एक समय तक आपने उसको बहुत बोला, अब उसको बोलना ही बंद कर दिया है। फिर आपका ऐतिहासिक कदम था जीएसटी, जिसमें 50 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। फिर आपका ऐतिहासिक कदम था किसान बिल, वो भी आप उससे पीछे हट चुके हैं। अब आपका ऐतिहासिक कदम है अग्निपथ, और उसमें भी आए जुम्मे कुछ ही दिनों में आपने 4 अहम बदलाव भी कर लिए। ये आपके ऐतिहासिक कदम हड़बड़ी में हो रहे हैं क्या? स्वप्निल जी देखिए, जहां तक भारतीय फौज का सवाल है, वो राष्ट्रीय गौरव है और उसमें कोई निसंदेह नहीं कि वो हमारे जो जवान हैं उनमें जज्बा है, जुनून है, अफसर है, वो सर्वश्रेष्ठ आज हमारी फौज है। जो ये बात कर रहे थे कि फौज का स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश की जा रही है, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे भारतीय सेना के तीनों चीफों ने, चाहे वो
थल सेना के हों, वायुसेना के हों, उन्होंने ये कहा है, नेवी के हों, उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना के स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रेजिमेंटेशन में कोई कमी नहीं आएगी। अब ये भारत की जो सेना है अगर ये वो और ज्यादा अगर आप फुल प्रूफ चीज लेकर आए थे तो आप ही को हाई लेवल मीटिंग कर करके उसमें कुछ कुछ बदलाव सजेस्ट क्यों करने पड़े? पहले आपने एज बढ़ाई, फिर आपने और क्लैरिफिकेशन दिया, फिर आपने और क्लैरिफिकेशन दिया। इतनी फुल प्रूफ चीज में इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस की जरूरत क्या पड़ी आपको? स्वप्निल जी, भारत का संविधान बना था, बहुत अच्छा संविधान बना था, उसमें आज हमने 75 सालों में 125 से ज्यादा संशोधन कर दिए। संविधान बनने के बाद पहला संशोधन कितने दिन बाद हुआ था? आप समझिए, संविधान बनने के बाद पहला संशोधन कितने दिन बाद हुआ था? एक दिन बाद रहती है तो उसको संशोधन के द्वारा जो शैलेंद्र जी, तो एक दिन बाद, इससे तो फिर पहले ही आप बेहतर बात करके कर लेते। चल रहा है उसमें 125 आप अग्निपथ को लेकर एकला चालो क्यों हुए? जो योजना है इसमें निश्चित तौर पे अगर कोई कमियत बेसी रही होगी तो उसको पूरी तरह से जो भारतीय नहीं शैलेंद्र जी, देखिए शैलेंद्र जी, तर्क को समझिए, शैलेंद्र जी तर्क को समझिए। संविधान में संशोधनों की जरूरत, संविधान में शैलेंद्र जी मेरी बात सुनिए, संविधान में संशोधनों की जरूरत वक्त के साथ जरूरत के हिसाब से आई, पहले ही दिन नहीं आ गई थी कि आज संविधान बना और कल उठा के संशोधन कर रहे हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं ना शैलेंद्र जी? ये इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, क्या आपको इस प्रदर्शनों की कड़ी में क्या किसी तरह का कोई मॉडल या किसी तरह की कोई कंसिस्टेंसी नजर आ रही है जिसको हम साजिश बोल सकें? देखिए, ये जो पॉलिसी चेंज हुई है ये देश की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है और इससे सिर्फ प्योरली एक युवाओं को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनके 4 साल के बाद उनको रीसेटलमेंट में क्या मिलेगा, इससे ज्यादा जरूरी है कि क्या ये स्कीम देश की सेना के लिए बेहतरीन है या नहीं है, या इसके क्या फायदा है, क्या इसमें खामियां हैं, इनको पूरी की जाए। इस चीज के ऊपर ज्यादा डिस्कशन होना चाहिए। और जैसा कि आपने पहले भी बताया, ये क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है तो राज्य सरकार, देश की सरकार, राज्य सरकारें और अपोजिशन सब लोग मिलकर के इसका कोई समाधान ढूंढे। इसकी बजाय प्रोटेस्ट करना, उनको बताना कि तुम्हारी गलती है और बीजेपी उसको सपोर्ट करती रहे, कांग्रेस उसको बिल्कुल अपोज करती रहे, उससे जो स्कीम के जो खामियां थी उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आपके हिसाब से स्कीम हड़बड़ी में आई है? स्कीम, हाँ, इसमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से अमेंडमेंट किए जा रहे हैं इस पे ज्यादा डेलिब्रेशन मुझे लगता है नहीं हुआ है। सिर्फ ये हुआ, ये नहीं सोचा गया है कि वो 4 साल के बाद, पहली बात तो सारे के सारे भूतपूर्व सैनिक ज्यादातर लोग इसे अपोज कर रहे हैं क्योंकि इसमें रेजिमेंटेशन का फर्क ये पड़ेगा कि जो सिपाही 5 से 6 साल एक यूनिट में रह जाता है उसको वो यूनिट अपना परिवार लगने लग जाती है और वो जो चीजें सीखता है। हमारा इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर है, हमारे 3700 किलोमीटर का तो बॉर्डर चाइना के साथ है और 1500 से ज्यादा 2000 के करीब बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है और जंगल है, पहाड़ियां है, सब 0 टेम्परेचर है, डेजर्ट्स है। इसमें एक्सपीरियंस के लिए एक टेन्योर उसको पूरा नहीं पड़ेगा। और मुझे लगता है दूसरी बात ये भी है कि जो अग्निवीर को अलग ही एक रैंक दिया जा रहा है तो हर यूनिट में, हर बटालियन में वो अलग ही नजर आएंगे और ये 2 तरह की कैटेगरी बन जाएंगी। ये पूरे वो फौजी है जिन्होंने पूरी नौकरी करनी है और ये वो सैनिक है जो सिर्फ 3 या 4 साल के बाद घर चले जाएंगे। तो इस तरह की बातें अगर यूनिटों में चलेंगी तो इन दी लॉन्ग रन वो रेजिमेंटेशन पे अच्छा असर नहीं डालेगी। ये मेरा ठीक है सर, मैं सर कोशिश करूंगा आगे भी आपसे बातचीत की। राजेंद्र आर्य कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राजेंद्र जी, क्या कह रहे हैं आप? हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। सर देखिए, इसमें कल मैं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका एक टीवी पे इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे थे कि भाजपा के दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए वो अग्निवीर को प्राथमिकता देंगे। तो आप सोचिए कि सेना का या सेना के शौर्य का इससे ज्यादा अपमान हो नहीं सकता, इससे ज्यादा अपमान नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इन्हें सोचना चाहिए, ये सैनिकों ने कहा, नहीं, इस तरीके से किसी की बात नहीं आ पाएगी। शैलेंद्र सिंह जी, मैं आगे
भी तो आपके पास आऊंगा ना, एक बार राजेंद्र जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। 75% लोगों को आउट ऑफ सर्विस भेज देंगे तो उनको जब नौकरी नहीं मिलेगी और सेना के रिसेटलमेंट डायरेक्ट नहीं, लेकिन राजेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, नहीं राजेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, देखिए देश सेवा और आर्मी को सियासत से अलग रखना चाहिए, इसलिए ये सवाल है। मुझे एक बात बताइए राजेंद्र जी, आप लोग भी कोशिश करते हैं पॉलिटिक्स में नेताओं की एज को कम लाने की, अगर यूथ फ्लेवर आर्मी अपने भीतर चाहता है तो कहीं से तो एक बड़ा सडन चेंज इंट्रोड्यूस करना होगा। किया जबकि देश के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, गिरफ्तार होते हैं विपक्ष के नेता। नहीं, 2 मिनट रुकिए, नहीं 2 मिनट रुकिए। शैलेंद्र जी, अच्छा सुनिए शैलेंद्र जी, अगर आप बोलना चाहते हैं तो मेरी बात पर बोलिए। शैलेंद्र जी अगर आप बोलना चाहते हैं तो मेरे सवाल पर बोलिए, ठीक है। शैलेंद्र जी मेरा सवाल बहुत सिंपल मैं आपसे रखने वाला हूं, ठीक है। आप अगर आप लोगों ने लोगों को कंट्री को कॉन्फिडेंस में लिया होता तो ये स्थिति नहीं आती, सिंपल। उन्होंने सर्वदलीय सही है ना, नहीं बुलाई, उन्होंने मतलब सेना विशेषज्ञों से चर्चा नहीं की, तो आप सोचिए। नहीं राजेंद्र जी 2 मिनट रुकिए। आज पूर्व सैनिक जिनके पास में इतना तजुर्बा है, हमारे पैनल में भी इतने बड़े लेफ्टिनेंट जनरल बैठे हैं, आप पूछिए उनसे भी अगर सुझाव लिए हैं तो राजेंद्र जी 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए सुझाव दिए तो निश्चित राजेंद्र जी 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट सकारात्मक ही सुझाव होंगे, लेकिन क्या उनके 2 मिनट रुकिए ना राजेंद्र जी प्लीज। शैलेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, आपने किसको कॉन्फिडेंस में लिया था अग्निपथ बनाते वक्त या अग्निपथ को इंट्रोड्यूस करते वक्त, किसको कॉन्फिडेंस में लिया था? जब उनके भले की बात होती है, उनके सम्मान की बात होती है, तो इस तरीके से मुंह छिपा के पीछे। शैलेंद्र जी आप बोले, अब आप शैलेंद्र जी प्रश्न करिए, कुछ सुनाई नहीं दिया। स्वप्निल जी, राजेंद्र जी लगातार बोल रहे हैं। नहीं तो सुनिए मैं आप बोल देता हूं, आपने किसको कॉन्फिडेंस में लिया था अग्निपथ इंट्रोड्यूस करते वक्त, किसको कॉन्फिडेंस में लिया था, किनसे पूछा था, किनसे बातचीत की थी? सेना की पेंशन ले रहे हैं, भारत की पेंशन ले रहे हैं, लाल हो जाएगी। अरे भाई इस तरीके से मत बोलिए प्लीज, एक दूसरे के ऊपर अगर आप लोग बोलेंगे तो आप लोगों की बातें कैसे आएंगी? शैलेंद्र जी किसको कॉन्फिडेंस में लिया था आपने? पेंशन नहीं देना चाहते, लेकिन इनके मतलब जो रिटायर्ड सैनिक है, अधिकारी है, वो पेंशन ले रहे हैं, सांसद की भी पेंशन ले रहे हैं। नहीं मैं फिर मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। आई एम वेरी सॉरी, मैं इस तरीके से आप में से किसी का भी जवाब समझ नहीं पा रहा हूं। मिथिलेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मिथिलेश जी मुझे एक बात बताइए, जैसे ही इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, टूल किट, साजिश, षड्यंत्र, ये सारी बातें सामने आने लगती हैं, लेकिन आज का जो भारत बंद है वो कई मायनों में सफल माना जाएगा। 529 ट्रेनें रद्द होना और जगह जगह पर लोगों द्वारा खुद ही दुकानें बंद रखना, वो एक सेंटिमेंट षड्यंत्र के मतलब षड्यंत्र से इतर भी नजर आ रहा है। और यह स्थिति ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के 2 राज्यों में, बीजेपी के राज्यों में भी है, ये साउथ के राज्यों में भी है, पूर्वोत्तर में भी हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम वहां नहीं देख रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, सियासत का जो चश्मा है उसमें आपको हर चीज में साजिश की बू आती है। हर सियासतदार को लगता है कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचना है, वो सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसी कारण है कि लोकतंत्र में राजनेताओं का सम्मान कम हो रहा है। और ये जो सेना का वाला मामला है, कांग्रेस तो पीछे रह गई आंदोलन में। राजस्थान में आरएलपी से आगे निकल गई, आरएलपी ने इसको लीड कर लिया, ये राहुल गांधी को बचाने में लग गए। तो ये केवल सियासी लाभ भी नहीं ले पाए, केवल यहां बैठकर विरोध कर रहे हैं। तो जो तमाम जो चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अग्निवीरों आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कांग्रेस पूरे भारत बंद, देखिए आप भारत बंद का आह्वान किया, वो ठीक किया, सभी शामिल है। और इसमें किसी सियासतदार की सही है, सेना के प्रति देशवासियों का सम्मान है, सेना के प्रति जो आम हिंदुस्तानी चाहता है कि उसके सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की सीमाएं जब तक सुरक्षित नहीं रहेगी। और यही कारण है कि इस बंद को समर्थन मिल रहा है। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, किसी को कोई क्रेडिट नहीं है। और बीजेपी को भी जैसे किसान बिल वापस लेना पड़ा। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम उनके द्वारा जो रूल्ड स्टेट्स है वहां पर तो समझाने की स्थिति होनी चाहिए थी, यूपी और बिहार में खासकर। देखिए यूपी और बिहार में अब आप लोग पूछ रहे हैं कि आप बुलडोजर अब चलाएंगे क्या, प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, पूछ रहे हैं। आपने जब प्रदर्शन किया तो आपको जो भी लोकतंत्र में जो करना है, वो पर्दा जो पारदर्शी सिस्टम है उसको अपनाना पड़ेगा, जो संवेदनशील। ठीक है, तो मेरा अंतिम सवाल शासन होना चाहिए, वो मेरा अंतिम सवाल है। शैलेंद्र जी मेरा अंतिम सवाल है और मैं आपसे ही ले रहा हूं। आपने कहा था कि संविधान में भी बहुत से संशोधन हुए, मैंने तब आपसे एक बात कही लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने ये कहा कि संविधान बनते ही अगले दिन उसमें संशोधन नहीं हुए, है ना, एक समय के बाद हुए, जब चीजें बदली और नई चीजें सामने आई। आपके यहां पहले दिन हो गए, इसका मतलब है आप लोग हड़बड़ी में लाए, कमियां रह गई हैं, स्वीकारने में क्या गलत है? आप ये कर सकते हैं ना कि हम इसको अब फुल प्रूफ बनाते हैं, जो पहले डायलॉग नहीं रहा अब डायलॉग अपनाते हैं और इसको फुल प्रूफ बना के लाते हैं। स्वप्निल जी, जब कोई भी रिफॉर्म आता है
तो एक वो क्रांतिकारी कदम होता है और वो किसी समितियों की सिफारिशों के आधार पर होता है। और उस रिफॉर्म को जब आगे बढ़ाया जाता है, जब वो धरातल पर आता है, तब उसमें समझ में आती है कुछ कमियां हैं। तो जिस हिसाब से बातें आई, वो बातों को हमने दूर करने की कोशिश की। जो युवा वर्ग का 75% युवा वर्ग का ये था कि हमारा आगे क्या होगा, किसी को अपने साथ नहीं लिया और उसी की वजह से आपको सड़कों पर आज क्रांति नजर आ रही है। जितने उपद्रव, जिसको आप उपद्रव भी कह सकते हैं कुछ जगहों पर, लेकिन कुछ जगहों पर तो वो क्रांति भी है, आपको वो भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस